ये सीटेट के लिए ईवीएस पेडागोजी में 7th चैप्टर है जिसका नाम है क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य तथा परिचर्चा, यानी कि एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क एंड डिस्कशन। इस चैप्टर में अधिगम के दौरान बच्चों की सक्रिय भूमिका पर बल दिया गया है, यानी कि यह समझाया गया है कि किस प्रकार बच्चों में अधिगम कराते समय उनकी सक्रियता एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, जो कंपटीशन वगैरह होती हैं, उनका क्या रोल होता है। तो पर्यावरण का जो विस्तृत ज्ञान है उसको रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए पर्यावरण की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, तो इन प्रतियोगिताओं का महत्व क्या है। पर्यावरण में होने वाली प्रतियोगिताओं से क्या होता है कि पर्यावरण की जो विषय सामग्री है वो रुचिकर और मनोरंजक बनती है। साथ ही साथ बच्चे खेल खेल में पर्यावरण का महत्व समझते हैं, जानते हैं। खेल की भावना का विकास होता है कि जिस प्रकार एक प्रतियोगिता होती है, सभी पार्टिसिपेट करते हैं तो अंदर से एक फील आता है कि यार हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक खेल की भावना, एक प्रकार से बच्चे इसे खेल के रूप में लेते हैं और कुछ ना कुछ इससे सीखते हैं। तो खेल की भावना का विकास होता है। और जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो वो सामूहिक रूप से होती है, तो आपसी प्रेम सहयोग की भावना का भी विकास होता है। सब आपस में मिलकर अपना अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। यही तो होता है ना प्रतियोगिता में। तो आपसी प्रेम सहयोग की भावना का विकास होता है। और साथ ही साथ जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें विस्तृत ज्ञान का या कहें तो इस पूरे पर्यावरण विषय सामग्री से विस्तृत प्रश्नों का उल्लेख होता है। तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण विषय सामग्री का जो विस्तृत ज्ञान है वो काफ़ी हद तक इन प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों के सामने परोसा जाता है। ठीक है, प्रश्नों के रूप में। इसके बाद बात करें परिचर्चा, ठीक है, यानी कि डिस्कशन। तो प्रत्येक छात्र का सक्रिय योगदान होता है। जब भी जैसे मान लो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उस ग्रुप में उपस्थित सभी छात्र अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने चिंतन कौशल का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक छात्र का सक्रिय योगदान होता है और छात्रों की सक्रियता होती है, जाहिर सी बात है, तो अधिगम थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होगा। तार्किक चिंतन शक्ति का विकास होता है, स्वतंत्र विचार होते हैं। जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे अंदर के जो विचार होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, तो स्वतंत्र विचार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। परस्पर विचारों की समझ विकसित होती है। अगले के विचारों को हम समझते हैं, उसके अनुरूप हम अपने विचार रखते हैं जब भी कोई परिचर्चा करते हैं। तो एक प्रकार से परस्पर विचारों की समझ विकसित होती है। इसके बाद शैक्षणिक भ्रमण द्वारा अधिगम किस प्रकार होता है। तो प्रत्यक्ष अधिगम, जैसे मान लो कोई टॉपिक या कहें तो कोई प्रकरण शिक्षक को समझाना है और वो उसकी काफ़ी सारे उदाहरण हमारे आसपास के परिवेश में है, तो शिक्षक करेगा क्या कि बच्चों को उस परिवेश में ले जाएगा और प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाते हुए उनके बारे में समझाएगा। यही होता है शैक्षणिक भ्रमण। तो प्रत्यक्ष अधिगम होगा और मुश्किल कठिनाइयों का समाधान, यानी कि जो मेन बिंदु होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनके बारे में उसी साइट पर यानी कि परिवेश में ही शिक्षक डिस्कस करेगा और बच्चों के मन में जो उठने वाले प्रश्न हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करेगा। और बच्चे भी अपनी तार्किक शक्ति, अपने चिंतन कौशल का प्रयोग करेंगे उस समय। और इसके साथ साथ जब आप बच्चे अपने परिवेश से ही कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो ये दैनिक जीवन से जुड़ाव भी दिखता है यहाँ पर, यानी कि जो उनके आसपास का जो डेली लाइफ है, उनके आसपास का जो परिवेश है उससे सीख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक भ्रमण कहीं ना कहीं उनके दैनिक जीवन से जुड़ाव रखता है। और जब हम सामने कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके बारे में कोई हमें समझाता है या हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो हमारे मतलब स्थिर अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी कि एक बार हमने कोई चीज़ देख ली या समझ ली तो वो हमारे दिमाग में एकदम सही सटीक रूप से बैठ जाती है, वो फिर हम इतने आसानी से नहीं भूलते हैं। तो इसी को कहते हैं स्थिर अधिगम। सेमिनार, आप सभी ने सेमिनार के बारे में अक्सर सुना होगा और बहुत से लोगों ने सेमिनार किया भी होगा, अटेंड किया भी होगा। तो सेमिनार एक्चुअली में होता क्या है कि एक प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया होती है। यानी कि जैसे कोई टॉपिक पर सेमिनार होना है तो उस पर शिक्षक अपने विचार रखेगा और उसमें अपने चिंतन कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चे भी अपना विचार रखेंगे।
तो एक विशेष प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया होती है सेमिनार। मानसिकता का विकास होता है, क्योंकि हमने बात की कि चिंतन कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो मानसिकता का विकास होता है, खुले विचार होते हैं, स्वतंत्र रूप से आप फ्री होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों को रख सकते हैं। जब सेमिनार में कोई बोलता है या अपने विचारों को रखता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे हों या फिर चाहे शिक्षक के अंदर तो आत्मविश्वास होता ही है, लेकिन जब बच्चों को अवसर मिलता है अपने विचारों को रखने का, तो उस समय उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, और या कहें तो आत्मविश्वास का भी विकास होता है। विषय का गहन ज्ञान होता है, क्योंकि सभी के विचारों को हम समझते हैं, आपसी विचारों की समझ होती है, हम अपने विचार रखते हैं, अगले के विचार भी समझते हैं, तो कुछ नई नॉलेज भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विषय का गहन ज्ञान भी होता है सेमिनार में। प्रोजेक्ट कार्य क्या होते हैं? तो प्रोजेक्ट कार्य एक शिक्षक द्वारा दिया गया दत्त कार्य जिसे हम कहते हैं, असाइनमेंट वगैरह। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए करने के लिए कुछ टास्क दिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं प्रोजेक्ट कार्य। तो जब शिक्षक ने बच्चों को कुछ टास्क दिया, तो बच्चे अपने ऊपर निर्भर होकर, यानी कि किसी की हेल्प नहीं लेंगे, खासकर शिक्षक की हेल्प नहीं लेंगे इसमें, तो आत्मनिर्भर होकर उस टास्क को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में बच्चों की आत्मनिर्भरता का विकास होता है। क्रियात्मक एवं मूल्यांकन करने की भावना का विकास होता है, यानी कि जब आप बच्चे खुद से कर रहे हैं तो क्रिएटिव हो रहे हैं, और इसके बाद खुद परखते भी हैं लास्ट में कि यार हमने सही किया या कैसा किया, जो भी है। तो क्रियात्मक एवं मूल्यांकन करने की भावना का विकास होता है, और इस प्रकार का अधिगम दृढ़ अधिगम के अंतर्गत आता है, यानी कि जब आप खुद कुछ करके देख रहे हैं, कुछ करके सीख रहे हैं, तो ये आपके अंदर एकदम दृढ़ता से बैठ जाता है कि यार ये हमने करके देखा था, ये हमने सीखा था, तो इसे हम नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार के अधिगम को कहेंगे दृढ़ अधिगम। ठीक है, यानी कि इस तरह अधिगम कह सकते हैं इसको। विषय वस्तु का दैनिक जीवन से जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि हम अपने आसपास के परिवेश की चीज़ों का प्रयोग करके प्रोजेक्ट कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो विषय वस्तु का दैनिक जीवन से भी जुड़ाव हो जाता है। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, ईवीएस की जो पैडागोजी है, आपको चैप्टर में जो कंटेंट होता है उस पर डायरेक्ट प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर उस कंटेंट की समझ के अकॉर्डिंग आप उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इतना मेरा मानना है। अगर आपने अच्छे से हर चीज़ों को समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे। बस देर है तो आपको अपनी समझ विकसित करने की। ठीक है, हर एक शब्द पर फोकस करना होगा, और उनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। उसी पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। आपको डिट्टो लैंग्वेज नहीं मिलेगी, पर उसी पर बेस्ड होते हैं कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रश्न है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तो शैक्षणिक भ्रमण में आनंद ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है कि यार आनंद आए ना आए, पर जो हमारा उद्देश्य है शैक्षणिक भ्रमण, यानी कि कुछ ना कुछ सीखें आप, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चे तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो बी पॉइंट यहाँ पर एकदम सटीक सही बैठता है कि बच्चे यहाँ पर सक्रिय रहें। जब भी शैक्षणिक भ्रमण हो तो बच्चे सक्रिय रहें, वो खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें चीज़ों का, टिप्पणियाँ दर्ज करें, और उनको या जो भी जानकारी है जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ होती हैं तो उनको शिक्षक से डिस्कस करें या और बच्चों से डिस्कस करें। ठीक है, ताकि सक्रिय अधिगम हो सके। बाकी और ऑप्शन तो नहीं है इसमें। ठीक है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। हमने अक्सर देखा है कि हम जब छोटे थे तो हमारी जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो उस समय टीचर हमारी कमियों के बारे में हमारे अभिभावक से डिस्कस करता था। जब कमियों को उजागर किया जाएगा तभी उनको समाधान या कहें तो उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा।
ठीक है ना। तो तभी तो कमियों को दूर करने का प्रयास होगा। जब तक कमियां पता नहीं होंगी तो घर वालों यानी कि अभिभावकों को उनके बच्चों की कमियों के बारे में बताना, ताकि अभिभावक भी बच्चे की कमियों के बारे में जागरूक रहें और उन पर विशेष रूप से ध्यान दे सकें घर पर। ठीक है, तो पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, कौन सा? पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइज करवाना, पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता है। बाकी एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करना, ये भी नहीं। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना, तो ये जानकारी साझा करते हैं, पर मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की कमजोरियों के बारे में उनके अभिभावकों से डिस्कस करना, ताकि उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जा सके। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करना चाहिए। तो ये पॉइंट अभी तक फिलहाल सटीक बैठ रहा है कि जब बच्चे अपने भोजन के बारे में देखेंगे, जो अपना भोजन लेके आए हैं उसको समझेंगे, उसका अवलोकन करेंगे कि ये कैसा है, इससे हमें क्या मिलता है, इसे खाने से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और शिक्षक से जब इस चीज़ का डिस्कशन होगा, शिक्षक इसे समझाएगा, व्याख्या करेगा इसकी, तो वो अधिगम थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होगा। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, तो ये भी कुछ खास पॉइंट नहीं है। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, तो ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसका ए पॉइंट सही है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विज्ञान प्रदर्शनी यानी कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, तो शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता या कहें तो सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, इस पर बल दिया गया है। ठीक है, बाकी और पॉइंट नहीं है इसके। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को, वैसे भी जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है उसमें प्रोजेक्ट वगैरह, मॉडल वगैरह हम देखते हैं, तो बच्चों की क्रिएटिविटी को शो करते हैं और बच्चों को एक अवसर मिलता है, दूसरे को देखकर लगता है अंदर से कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूं, मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं, तो क्रिएटिविटी पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? बी पॉइंट है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता या सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, ये लोग यूज करते हैं। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट्ट पर बनाना, ठीक, ये भी है, लेकिन आपसे पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो ये सी पॉइंट में क्या है? फिल्म में क्या होता है कि ऑडियो वीडियो। देखो अभी तक ए और बी पॉइंट में केवल हमें वीडियो दिख रहा है, यानी कि हमें इमेज दिख रही है चार्ट में या कहें तो बोर्ड पे, लेकिन फिल्म में हमें ऑडियो भी दिखेगा, वीडियो भी दिखेगा। कुल मिला के एक टीएलएम का जो बेस्ट मटेरियल होता है कि एक विजुअल चीज़ें दिखा देना। एक चैप्टर है पेडागोजी में टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसमें सबसे प्रभावी जो मटेरियल होता है वो वीडियो फिल्म्स वगैरह होती हैं, ताकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को विजुअली देख पाते हैं, जो चीज़ को वो समझना चाह रहे हैं, जिस पर वो अध्ययन कर रहे हैं। तो जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, तो फिल्म में यानी कि हम जो विजुअल्स देखते हैं प्लस उनकी ऑडियो सुनते हैं, तो ये हमारे अधिगम में थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, बाकी डी भी नहीं है ज़्यादा। प्रयोगशीलता, खोजना और जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। श्याम पट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाता है। ठीक है, विभिन्न भोज्य पदार्थों का उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। ठीक है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ठीक है, ये मतलब ये तरीके अपनाता है।
प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो उपर्युक्त 4 गतिविधियों में कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो इन 4 एक्टिविटी में सक्रिय अधिगम किस एक्टिविटी में होगा? तो अभी हमने देखा कि वीडियो यानी कि विजुअल वगैरह में अधिगम बहुत प्रभावी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावी होता है कि बच्चे अगर खुद से देखें, खुद से सीखें, सक्रिय हों। तो सी पॉइंट में बच्चों की सक्रियता पर बल दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय किसके, या कहें तो किसकी तुलना में, वीडियो फिल्म दिखाने की तुलना में। खुद से सीखेंगे ना बच्चे, खुद से देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा दृढ़ अधिगम होगा, या कहें तो स्थिर अधिगम होगा। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। इन क्रियाकलापों में कौन से क्रियाकलाप हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो खानों की उत्खनन। तो जब भी खानों की खुदाई होती है तो ऊपर की जो जंगल होते हैं, ऊपर की जो वनस्पति होती है उसको साफ करते हैं, तो ये जंगलों के गायब होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांधों का निर्माण। तो जब भी बांध बनते हैं तो आसपास की वनस्पति को साफ किया जाता है, तो ये भी जंगल गायब होने की पीछे वजह है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करना। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है, पत्तियां वैसे भी नीचे गिर जाती हैं, या पत्तियां तोड़ने से कोई पेड़ समाप्त नहीं हो जाता है। बांस से टोकरी बनाना। तो ये भी कोई वजह नहीं है। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो ये भी जंगलों के गायब होने की कोई वजह नहीं है। इससे तो क्या है कि जो जंगलों का वेस्ट मटेरियल है, जो पत्ते गिर जाते हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं हम, ये तो अच्छी बात है। तो फिलहाल इनमें कौन कौन सी क्रियाकलाप जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो वो हैं पहले और दूसरे, यानी कि इसमें बी पॉइंट सही हो गया। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ध्यान देना, प्रभावी और भी होंगे, पर आपसे पूछा गया है सर्वाधिक प्रभावी। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का चार्ट बनवाकर, ठीक है, सक्रिय हैं इसमें बच्चे और चार्ट बनाएंगे। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ठीक है, ये भी सही है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, ये भी सही है। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें सी पॉइंट में क्या है कि सामूहिक परियोजना पर वर्क करना, यानी कि सामूहिक अधिगम। तो सामूहिक अधिगम में जब बच्चे आपसी विचार साझा करते हैं, ठीक है, उनकी समझ विकसित करते हैं, अपने चिंतन कौशल का प्रयोग करते हैं, अगले के विचारों को सुन रहे हैं, विस्तृत ज्ञान का यहाँ पर एक कहें तो शेयरिंग होती है। बच्चे का जो माइंड है यहाँ पर, जब भी बच्चे सामूहिक वर्क करते हैं, या कहें तो सामूहिक परियोजना पर वर्क करते हैं, तो बच्चे की जो एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी है वो इन्हेंस होती है, उनका जो विस्तृत ज्ञान है वो बढ़ता है। तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, इसमें क्या है कि बच्चे सामूहिक अधिगम करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावी है इन सभी पॉइंट के मुकाबले। तो सी पॉइंट इसका सही हो गया। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। रोल प्ले, ठीक है, यानी कि बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एक नाटक टाइप का। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो रोल प्ले में होता क्या है कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो इसमें क्या है कि बच्चे सक्रिय रूप से उस प्रकरण से जुड़ पाते हैं। सी पॉइंट मिल गया हमें। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना पूरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने के उद्देश्य का सुधार करना है। तो कल्पना पूरक प्रश्न पूछना, यानी कि चिंतन कौशल का विकास, ठीक है, तो सी पॉइंट सही हो गया इसका। कल्पना हम तब करते हैं जब चिंतन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। एकदम ए पॉइंट सटीक बैठता है। अगले और देख ले रहे, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों
के समूह अलग अलग हों तो ऐसा कोई आवश्यक पॉइंट नहीं है। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं तो ये भी नहीं करना है। केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ये भी कोई वैध पॉइंट नहीं है। तो ए पॉइंट इसका सही है कि जब भी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किसी क्रियाकलाप को समूह में करवाना हो तो उसे सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रतिभागी अपनी अपनी सहभागिता दिखाएं। ठीक है, तो ए पॉइंट सही हो गया इसका। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तो सपेरों से देखो, व्यक्तिगत संवेदनशीलता का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बैठता है। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण, हमारे आसपास का परिवेश, खासकर हम वनस्पति जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तिगत संवेदनशीलता नहीं, हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। और फिलहाल ये जो पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है इसमें बल दिया गया है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर, या और जो स्रोत हैं जैसे कि जल, भोजन वगैरह और जो चीज़ें हैं, मतलब उनके के मानव को इतना तवज्जो नहीं दी गई है इस पर्यावरण में। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। दूसरा पॉइंट, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो बी पॉइंट एकदम सटीक बैठता है कि भाई सपेरे सांप को नुकसान ना पहुंचाएं, सांपों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी है बच्चों में। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बनता है कि अगर सपेरों से हम सांप छीन भी लेंगे तो वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, तो इसका भी उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऐसी जागरूकता या ऐसी मानसिकता भी बच्चों में विकसित हो, ये भी इसका उद्देश्य है। पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता, ये भी अवैध कार्य है, तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। जो सपेरों का अध्याय है उसे बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य केवल ये है कि जो सांपों को जो हानि पहुंचाते हैं सपेरे, उसके प्रति जागरूक करना। और अगर सपेरों से सांप हम छीन लेंगे तो उसके एवज में उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसी संवेदनशीलता उनके अंदर विकसित करना उद्देश्य हो सकता है। ठीक है।